क्वेश्चन नंबर 44 माइनर 3 का क्वेश्चन है। वैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, फिर भी अपन बात करते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जल में एसिटिक अम्ल के 2.05 विलियन का घनत्व 1.02 ग्राम पर ml है। विलियन की मोललता ज्ञात करनी है आपको। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो जो अपन अमूमन काम में लेते हैं, मोलरता से मोललता निकालना। मोलरता से अगर आपको मोललता निकालनी है तो आपको घनत्व दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अंदर। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, देखिएगा आपको मोललता पूछी है, इसका मतलब आपको स्मॉल m का मान पूछा है, और स्मॉल m का फॉर्मूला होता है WA/MA इंटू बाई WB, ऊपर किससे गुणा, 1000 से। विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा, ऊपर किससे गुणा करेंगे, 1000 से। अपन को यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो अपन को WA चाहिए। WA का मतलब हो गया विलेय की ग्राम में मात्रा, तो विलेय की ग्राम में मात्रा। फिर अपन को MA चाहिए और एक WB चाहिए। तो MA तो अपन को यहाँ से पता चल जाएगा। MA एसिटिक एसिड का होता है 60, है ना। फॉर्मूला होता है CH3COOH, यहाँ से आप निकाल लेना। तो ये तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब आपको WA चाहिए और एक आपको WB, मतलब विलायक की ग्राम में मात्रा चाहिए आपको। तो अपन क्या करेंगे, इस लाइन को पढ़ो। देखो आप, जल में एसिटिक अम्ल के 2.05 m विलियन, ये विलियन आपको दे रखा है, मोलरता दे रखी है। तो मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। तो यहां से अपन को ये पता चल रहा है 2.05 m विलियन का मतलब हो गया कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में एसिटिक अम्ल के जो मोल हैं वो कितने हैं, 2.05 मोल है। ठीक है, ये 2.05 मोल हो गए। और मोल से अपन इसकी ग्राम में मात्रा निकाल लेंगे। तो मोल से ग्राम में मात्रा निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, देखो ग्राम में मात्रा निकालनी है तो ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। अणुभार का मतलब मोलिकुलर वेट या मोलर मास बराबर मोल होता है। तो यहां से अपन ग्राम में मात्रा निकालेंगे तो ग्राम में मात्रा आएगा, मोल कितने हैं देखो अपने पास 2.05 गुणा अणुभार बताओ कितना है 60। तो ये ग्राम में मात्रा आ गई, है ना। इसको अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर और ग्राम में मात्रा को यहाँ पे पुट कर देंगे। बताओ कितनी आई, इसको लग देता हूँ मैं एक बार, 2.05 गुणा 60 बटा 60। अब आपको WB चाहिए, अगर WB दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता। तो WB कैसे निकालेंगे अपन, आपको घनत्व दे रखा है, किसका घनत्व, ये विलियन का घनत्व है। और विलियन के घनत्व का सूत्र होता है D बराबर M बटा V। जिसका घनत्व निकाल रहे हो उसका मास और उसी का आयतन। तो यहां से अपन विलियन का मास निकाल लेंगे, मास का मतलब उसका भार निकाल लेंगे। तो M बराबर आएगा D गुणा V, और D का मान कितना है आपके पास 1.02 गुणा V बताओ कितना है। V अपन ने कितना लिया था, 1 लीटर विलियन। 1 लीटर विलियन का मतलब कितना हो गया, 1000 ml। ये ग्राम पर ml और ये ml है तो ml से ml कट जाएगा। तो ये आ गया आपका 1020 ग्राम। अभी 1020 ग्राम विलियन की ग्राम में मात्रा आई है, आपको विलाय की चाहिए। विलेय की कितनी है आपके पास, विलेय की ग्राम में मात्रा ये रही। इसको सोल्व करोगे 123 आएगा लगभग। तो आप इसमें से क्या करना, विलेय की ग्राम में मात्रा चाहिए, मतलब आपको WB चाहिए, विलायक की चाहिए मतलब। तो विलायक की ग्राम में मात्रा बराबर विलियन की ग्राम में मात्रा माइनस, इसको सोल्व करो 123 आ रहा है क्या, 123, और ये 897 है क्या, 897 ये आएगा 1020 में से। और इसको यहाँ पे पुट कर देना आप, और ऊपर किससे गुणा कर देना, 1000 से। अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आई थिंक ये तीसरा वाला 2.28 गुणा भाग आप कर लेना। समझ में आया, एक तो तरीका ये है ना, समझ में आ गया क्या, आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इतना लंबा ना करके एक सूत्र याद कर लो, क्या पता ऐसा कैसा फॉर्मूला या क्वेश्चन वापस से आ जाए। एक सूत्र शायद मैंने आपको क्लास में लिखवाया या नहीं लिखवाया, आप देखना। अगर आपको मोललता पूछी हो और मोलरता पूछी दी गई हो तो आप एक फॉर्मूला लगाएं
स्मॉल m बराबर 1000 m बटा 1000 d माइनस m a। ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। अगर ऐसा क्वेश्चन वापस से आया आप डायरेक्ट करना चाहो तो बताओ 1000 m का मान बोलो 2.05 बटा 1000 d का मान बोलो विलियन का घनत्व 1.02 गुणा मोलरता कितनी है माइनस है ना ये माइनस 2.05 और ma क्या होता है विलेय का अणुभार तो 60। इसको सॉल्व करोगे ना आप तो भी कितना आएगा 2.28। तो देखो अमूमन आपके आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन सिंपल आते हैं। मोलरता पूछता है तो मोलरता का फॉर्मूला WA बटा MA इंटू बाई VML ऊपर किससे गुणा 1000 से। नॉर्मलता पूछे तो यहाँ पे क्या आ जाता है EA। मोलरता पूछे तो फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, तो अमूमन क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, लेकिन ये हमने अलग टाइप का क्वेश्चन आपको डाला है। अगर घनत्व दे रखा हो और मोलरता दे रखी हो और मोलरता पूछे तो मैंने आपको दो तरीके बताए। दोनों ही तरीकों से अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप वो वाला तरीका काम में ले सकते हो और उसमें कुछ नहीं है। उसमें आपको करना क्या है, विलियन का जो घनत्व दे रखा है ना वहां से विलियन की ग्राम में मात्रा निकाल लेनी है और विलेय की ग्राम में मात्रा को माइनस करके विलायक की ग्राम में मात्रा निकाल लेनी है, मतलब WB निकाल लेना है। नेक्स्ट देखो, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो लंबा नहीं है। अगर आपको आता है तो वो लंबा नहीं। इस फॉर्मूले को याद रखने में हटे, ये भूल जाए अगर अपन मान लो तो गलत हो सकता है ना, इसलिए वो तरीका ही सही है। लेकिन डायरेक्ट करना चाहो हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर आप नोट कर लेना। ऐसा भी हो सकता है कि मोललता और मोलरता के मध्य सही संबंध क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले मान लो, इसलिए बताए। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1.1 ग्राम विलेय का 100 ग्राम जल में विलयन का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 732 है। यदि Kb 0.52 है तो इस विलयन का क्वथनांक आपसे पूछा है। तो क्वथनांक निकालने के लिए आपको पहले क्वथनांक में उन्हें निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। डेल्टा टीबी बराबर होता है Kb डॉट स्मॉल m Kb डॉट WA बटा MA इंटू बाई WB ऊपर किससे गुणा 1000 से। अब आप ये देखो आपको दिया क्या क्या है, आपको Kb दे दिया, विलेय की ग्राम में मात्रा दे दी। भाई आपको जो पूछा है ना, आपको जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठो और आपको लगे कि यार पढ़ा हुआ नहीं है, फिर अनजान सा क्वेश्चन है, तो आप पहले है ना एक काम करो, उसका फॉर्मूला लिख लो और फिर ये देखो अपन को क्या क्या दे रखा है। WA दे रखा है, Kb दे रखा है, WA दे रखा है कितना बताओ 6.5। MA नहीं दे रखा। MA क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि विलेय का नाम नहीं दे रखा। अगर विलेय का नाम दिया हो रहता कोई एसिटिक एसिड है तो अपन MA निकाल लेते। WB विलायक की ग्राम में मात्रा दे रखी है, देखो ये रही 100 ग्राम जल और 1000 तो है ही यहाँ पर। इसका मतलब अपन को MA निकालना है और MA निकालने के लिए उसने है ना ये डाटा आपको दे रखा है, ये वाला ये डाटा आपको इसीलिए दे रखा है कि आप क्या निकाल सको MA। और मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या P0 माइनस PS बटा P0 बराबर N बटा कैपिटल N, ये बताया था। प्लस भी होता है लेकिन वो अपन तनु विलयन के लिए उसको हटा देते हैं, तो N बटा N को अपन लिख सकते हैं WA बटा MA इंटू बाई WB ऊपर किससे गुणा MB से। अब देखो P0 नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो P0 होता है ना वो 760 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे अपन 760 माइनस 732 बटा 760 WA 6.5, MA निकालना है, WB 100 और पानी का MB बोलो 18। यहाँ से MA निकालना आप, ये आएगा 31.75। ये तो कर लोगे ना कैलकुलेशन तो आप, है ना। 760 में से 32 घटा लेना तो कितना आएगा 28 आएगा क्या, 28 और फिर निकाल लेना है ना ऐसे। तो यहाँ पे आएगा 31.75। अब इसको रख दो बस। Kb का मान बोलो कितना है 0.52, WA बोलो 6.5 बटा MA बोलो, MA निकाल लिया 31.75, WB पानी का 100 ऊपर किससे गुणा किया 1000 से। ये क्या आ गया बताओ डेल्टा टीबी। ये डेल्टा टीबी आएगा, समझ में आई क्या बात। लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये आया क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, इसको 100 में जोड़ना पड़ेगा।
इसको किस में जोड़ना पड़ेगा? 100 में। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा? ये लगभग आएगा आपका 1 मिनट, हाँ ये आएगा 2.04 के आसपास। मैं एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन बता देता हूं। ये इतना क्वथनांक बढ़ गया, समझ में आ रही है बात? और पहले पानी का क्वथनांक कितना था? 100। अब 100 में है ना, इसको जोड़ो 2.04 को, तो ये लगभग आएगा 102 के आसपास। तो आंसर क्या हो गया? दूसरा। यही आंसर दिया होगा आंसर की में। इसमें क्या 3.28? नहीं, इसको सही कर लेना आप। आंसर जो मैं बता रहा हूँ ना वही होगा, और इसका आंसर होगा 102.4 डिग्री सेल्सियस। आपने ऑब्जेक्शन लगवाया तब सही नहीं हुआ क्या? पता नहीं, चलो समझ में आ गया। आप चाहे इसको सॉल्व करके देख लेना, मैंने करके देखा हुआ है। 2.04 आ रहा है, फिर 100 में जोड़ोगे 102 के आसपास आएगा। नेक्स्ट देखो, अभिक्रिया की दर के लिए टक्कर सिद्धांत है ये ना, संकट सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत के अनुसार क्रिया कारकों के मध्य सभी टक्करें या संकट रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो ये कथन गलत है, मैंने आपको लिखवा रखा है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, केवल वे अभिकारक के अणु उत्पाद में बदलते हैं जिनके मध्य प्रभावी टक्कर होती है। कैसी टक्कर होती है? प्रभावी। तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा, अभिक्रिया की दर अणुओं के वेग के समानुपाती होती है। मैंने आपको बताया था टक्कर सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर? 3 पर। याद करो, एक तो आवर्ती पर, टक्कर आवर्ती पर। दूसरा सक्रियत अणुओं की संख्या पर, और तीसरा त्रिविम कारक पी पर। इन 3 कारकों पर निर्भर करता है। तो अपन इसका एक सूत्र भी लिखते हैं, आपको याद है तो, K बराबर जेड ई की पावर, सॉरी पी जेड है ना, पी आगे आ जाता है, पी जेड ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। तो ऐसा अपन ने कहीं नहीं पढ़ा कि वेग के समानुपाती होता है, तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत। सभी अभिक्रिया जो गैसीय प्रावस्था में होती है शून्य कोटि की होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। और चौथा कथन देखो, अभिक्रिया की दर टक्कर आवर्ती के सीधे क्या होती है? समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 ही दे रखा था क्या? सही है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों के, ये तो मैंने क्लास में भी करवा रखा है। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 से 3O2 निम्न प्रकार से होती है। ये समीकरण थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, O3 से बनेगा O2 प्लस O। ये तो हो गया स्लो स्टेप है कि फास्ट है? ये फास्ट है। दूसरा देखो, O प्लस O3 इज इक्वल टू 2O2, ये क्या हो गया? स्लो। के लिए आपसे पूछा गया है दर नियम। अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं, देखो एक बार। पहला ऑप्शन है RKO32। देखो आपके सामने सवाल आया परीक्षा में, मैंने आपको करवा रखे इस प्रकार के सवाल। आपको याद नहीं है, 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, एक तो बिना इंटरमीडिएट वाले और एक इंटरमीडिएट वाले। अमूमन आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विदाउट इंटरमीडिएट वाला ही पूछा जाता है, लेकिन इस प्रकार का पूछा जाए तो उसको पहचानने का तरीका भी मैंने आपको क्लास में बताया था। पहला पद फास्ट होगा और दूसरा क्या होगा? स्लो होगा। और फास्ट का जो प्रोडक्ट होगा ना कोई एक, वो स्लो के रिएक्टेंट के साथ मैच खाएगा। अब मान लो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, तो आप पहले ऑप्शन चेक करो। पहला देखो RKO3, तो स्लो स्टेप ही है ना, मान लो वो छोड़ो आप एक बार, है ना, उसको छोड़ो। क्या ये पहला आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दूसरा देखो O3 का 2, O2 का -1, इसका भी अपन को पता नहीं है। ये भी इस जो अपना नॉर्मल वाला तरीका है ना, बिना इंटरमीडिएट वाला, उससे ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तीसरा देखो O3 O2, भी स्लो स्टेप में ऐसा कुछ नहीं है,
भाई अपन केवल स्लो स्टेप से करने की कोशिश करें, इसका मतलब अब अपने दिमाग में आएगा यार ये तो इंटरमीडिएट वाला सवाल है, तो आप इंटरमीडिएट चेक करो, ऊपर वाला पद फास्ट होगा, नीचे वाला स्लो होगा, और उसमें देखो ये दोनों आपस में मैच खा रहे हैं, देखो ये ओ और ये वाला ओ, इसका मतलब ये इंटरमीडिएट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, पहले आप एक काम करो, जो स्लो स्टेप है ना, स्लो स्टेप, उसके लिए रेट लिख लो नॉर्मल तरीके से, रेट बराबर बोलो के ओ थ्री, बस ये तो लिख सकते हो ना। अब इसको ढूंढो, यहाँ पर है क्या ये, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब आपको ओ का मान निकालना पड़ेगा, ओ क्या है इंटरमीडिएट, और ओ निकलेगा फास्ट स्टेप से, यहां से आप ओ निकालो, कैसे निकालोगे, इसके लिए आप निकाल लो साम्य नियतांक के, है ना, इसको के डैश बोल देता हूं मैं, के डैश बराबर बोलो O2 इंटू ओ अपॉन O3, बताओ यहां से ओ का मान निकालो, के डैश O3 और बट्टा आएगा ना, बट्टा बोलो O2, समझ में आया, बस इसको वहां पे पुट कर दो, तो बताओ के डैश ये आ गया आपका O3 बटा O2 और ये O3, ये पता है फेमस क्वेश्चन है आरपीएससी का, मतलब आरपीएससी में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें एक बात और याद रखनी है, अपन पढ़ते ना अभिक्रिया कोटि -1 होती है कुछ कुछ जगह, तो ये उसका एग्जाम्पल भी है, इसमें देखो O2 के सापेक्ष कोटि -1 आएगी, इन दोनों से एक नया स्थिरांक बना लिया अपन ने, K1 बोल दो चलो उसको, O3 का बोलो क्या आया स्क्वायर, और O2 का क्या आया -1। तो आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो, इसमें आंसर तो हो जाएगा ये वाला। अब इस अभिक्रिया कोटि पूछे ना तो कोटि 1 आएगी, लेकिन इस अभिक्रिया में O2 के सापेक्ष कोटि पूछे तो कितनी आएगी -1। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर ले, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दी गई अभिक्रिया में O2 के सापेक्ष कोटि कितनी है, तो कितना आएगा उत्तर -1। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 10 मिनट पश्चात A/A-x का मान 8 पाया गया, दर नियतांक ज्ञात करो। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था KT बराबर 2.303 log A0/A, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। A0 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो A0 को अपन स्मॉल a भी बोलते हैं, ये भी लिखवा रखा है मैंने, A0 को अपन ने क्या बोल दिया स्मॉल a, और A क्या है, जो अभिकारक की मात्रा शेष बच गई, नीचे वो आता है जो बच गई, तो प्रारंभ में अपन ने ली थी स्मॉल a, और अपन मान ले x मात्रा उत्पाद में बदल गई, तो बताओ A बराबर क्या होगा A-x। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो KT बराबर 2.303 log A/A-x हो जाएगा, और A/A-x का मान कितना है बताओ 8, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 8। अब आपसे किसका मान पूछा है, K का मान पूछा है ना, तो K बराबर हो जाएगा बटा 10। अब देखो ऑप्शन कोई सा 10, देखो नीचे देखो इन दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये तो दोनों गलत हो गए ना। अब इसमें देखो 3 log 2 है, इसमें 2 log 3 है, तो log 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, log 8 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3 log 2, तो इसकी जगह लिख सकता हूं 3 log 2। तो बताओ पहला ही उत्तर हो गया फिर तो ना, सही है ना आंसर इसका। चलो नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या कह रहा है, एजो आइसोप्रोपेन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने क्लास में आपको शायद करवाया था। ये विघटन हो रहा है, देखो गैसीय अवस्था में हो रही है अभिक्रिया, है ना, ये एजो आइसोप्रोपेन है, टूट के बना रहा है नाइट्रोजन प्लस ये आपका हेक्सेन बना रहा है ना 6 कार्बन का। यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया पाई जाती है यदि प्रारंभिक दाब P0 और T समय पर मिश्रण का दाब PT हो तो दर नियतांक होगा। तो देखो क्या करना है, अपन क्या करते हैं इसको ना, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लो, और इसको क्या मान लो C। तो देखो A किस में बदल रहा है, A बदल रहा है B प्लस C में, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है गैस। अभी कह रहा है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यदि प्रारंभिक दाब इसका P0 है ना, और T समय पर है मिश्रण का दाब PT हो तो दर नियतांक होगा। तो देखो दर नियतांक निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303
बटा टी log। जब अपन सांद्रता की बात करते हैं तब तो प्रारंभिक सांद्रता बटा अंतिम सांद्रता, और दाब की बात करते हैं तो प्रारंभिक दाब बटा अंतिम दाब। सही बात है ना। अब प्रारंभिक दाब तो उसने दे रखा है कितना, पी नोट, और ये अंतिम दाब का मतलब होता है समय टी पर दाब। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था, देखो प्रारंभिक दाब मैंने मान लिया पी नोट, तो प्रारंभ में जब इसका दाब पी नोट है तो इसका कितना होगा, जीरो, इसका कितना होगा, जीरो। अब समय टी पर, समय टी पर मान लिया इसके एक्स एटीएम उत्पाद में बदल गए, तो इसके बचे कितने, पी नोट माइनस एक्स। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात और ये भी बताई, देखो यहाँ पर 2 और ऐसे 3 कुछ भी लगा हुआ आ सकता है, बता रखा है शायद। तो देखो जिस अनुपात में तोड़ो ना उसी अनुपात में वापस बनाना है। एक के लिए कितना टूटा, x, तो एक के लिए बनेगा भी कितना, x, और एक के लिए बनेगा भी कितना, x। अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता तो यहाँ पे कितना आता, 2x, और यहाँ पे 5 लिखा होता तो यहाँ पे कितना आता, 5x। तो आपने जिस अनुपात में इसको तोड़ा उसी अनुपात में आपने इसको वापस बनाया, तो ये करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पर है ना ये गैस की जगह s लिख देता है तो फिर ये 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। बताओ यहाँ से अपन टोटल दाब निकालेंगे समय t पर, तो समय t पर टोटल दाब अगला कह रहा है पीटी है, तो पीटी बराबर होगा पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो x बराबर आ गया पीटी माइनस पी नोट। सही है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं अपन। देखो प्रारंभिक दाब कितना है, पी नोट, और समय टी पर दाब है पी नोट माइनस एक्स, है ना। सही बात है। तो अपन को x का मान निकालना है और x का मान निकाल के यहाँ पे रखना है। तो बताओ पी नोट माइनस एक्स का मान चाहिए अपन को, तो पी नोट माइनस एक्स बोलो कितना है, ये रहा, पी टी माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया 2 पी नोट माइनस पी टी, तो इसको रख दो बस। तो यहाँ पे रखेंगे 2 पी नोट माइनस पी टी, तो ये पहला उत्तर ही है क्या, पहला ही आ रहा है ना। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन। इसमें देखो एक दो बातें ध्यान रखना आप, ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है। एक तो वो, तो एक ही थोड़ी है, तो अलग अलग टाइप के भी तो हो सकते हैं ना। इसमें क्या, हाँ कॉपी में करवा रखा है, अगर सेम टू सेम आए तब तो ये याद रख लो आप, है ना। लेकिन कई बार ऐसे देता है, देखो 2a गैस b गैस प्लस c गैस ऐसे दे दिया, तो क्या करोगे, इसको पी नोट 0 0, बताओ पी नोट माइनस, तोड़ना x ही है, तोड़ना चाहे यहाँ पे 50 ही क्यों ना लगा दे, x तोड़ लिया। बताओ आपने कितनों के लिए x तोड़ा, 2 के लिए, तो 2 के लिए x तोड़ा आपने, तो 2 के लिए बनेगा भी कितना, x, एक के लिए कितना बनेगा, x/2 और x/2, फिर यहां से x का मान निकाल के वैसे करना है, और सॉलिड हो तो उसको हटा देना। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है शायद। किसके अकॉर्डिंग, एक मोल से या n मोल से, हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन भी शायद आपकी बार जो फर्स्ट ग्रेड लगा था ना उसमें आया था, वो सॉल्व करके देखना आप। अभी जो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा है ना उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, ये जो बच्चा बता रहा है वो सही बता रहा है, तो वो बात वैसी ही आएगी सेम तरीके से, है ना। ये देखो इसमें शायद गलत है आंसर, आई बराबर होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। अब ये आयनन की मात्रा दे रखी है 40, तो 1 माइनस 40 को रखेंगे 0.4, और n का मान देखो 2 और 1 3 है ना, तो 3 गुणा 0.4, तो ये हो गया 0.6 प्लस 1.2, तो 1.8, और कोई सा भी आंसर इसके अंदर नहीं है, डिलीट हुआ होगा ये क्वेश्चन या तो आप इसका आगे से आंसर ध्यान रखें 1.8 आएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, आपका 1.8 ही आया होगा एग्जाम में, है ना। इसमें भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में,
ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा रखा है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 40% पूरा होने में 120 सेकंड लगते हैं। बताओ 40% पूरी हो गई तो बची कितनी? 60% बची। और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इनमें कभी भी है ना सांद्रताओं के मान प्रतिशत में नहीं रखने होते हैं। प्रथम में रख सकते हो आप। प्रथम में क्या बट्टे में होता है, वो कट जाते हैं। तो शून्य में और द्वितीय में आपके या तो द्वितीय कोटि का सवाल आएगा, शून्य का, तृतीय का तो नहीं आएगा। तो प्रथम में आप प्रतिशत में रख दोगे चल जाएगा, लेकिन आपने इसमें प्रतिशत में रख दिया, आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन सुधारने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा था एग्जामिनर। तो बताओ 200 सेकंड बाद अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण होगी? तो अपन क्या करेंगे, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण का सूत्र है वो लिखेंगे, KT बराबर A नोट माइनस A। पहले अपन K का मान निकालेंगे, तो K बराबर हो जाएगा बटा T। बताओ A नोट को मैं 1 मान लूं, A नोट को मैंने कितना माना? 1। अब A क्या होती है? जो मात्रा बच गई। 40% पूरी हो गई तो बची कितनी? 60। 60 को अपन लिखेंगे 0.6। सही बात है। बट्टा बोलो कितना सेकंड लग रहा है? 120। ये हो गया 0.4 बटा 120, यानी 4/12 गुणा 10 की घात -2। सही है। इस पॉइंट को हटाओगे तो 1200 हो जाएगा। और ये हो गया आपका 1/3 गुणा 10 की घात -2, और 1/3 होता है 0.33, तो ये हो जाएगा 0.0033। ये प्रतिशत में नहीं है संख्या, ये संख्या सॉरी अपन ने बिना प्रतिशत में रखी है, ध्यान रखना। तो K का मान आया अपने पास 0.0033। अब आपसे ये कह रहा है कि 200 सेकंड बाद अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण होगी? तो अपन देखो वापस एक बार फॉर्मूला लगाते हैं, KT बराबर A नोट माइनस A। सही है। K का मान बोलो पूरा 0.0033। T का मान बोलो कितना? 200। प्रारंभिक सांद्रता कितनी? 1 और माइनस A। भाई अपन यहां से ये निकाल सकते हो, A क्या होती है? जो बच गई। मान लो बच गई 40 बच गई मान लो, या 50 बच गई, तो पूरी कितनी हो गई? 50। 80% बच गई तो पूरी कितनी हो गई? 20। समझ में आ रही? तो यहां से अपन ने A का मान निकाला, तो A बराबर हो गया, इसको इधर लाओगे तो 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.0066, है ना। इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगा 0.66 आएगा, ये आएगा 66 आएगा। इसको सॉल्व करोगे लगभग आएगा 0.33। अभी इतनी बच गई तो पूरी कितनी हुई? 0.66 पूरी हुई। समझ में आ रही है? बची कितनी? इसका मतलब इस क्वेश्चन में है ना एक ऑप्शन होना चाहिए था 66.66%। समझ में आ गई क्या? अब एक्चुअल में इसमें होना क्या था, यहां पर ऐसे होना चाहिए था कितने प्रतिशत मात्रा शेष रहेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाता? तीसरा हो जाता। ये आपके उसमें भी आया होगा प्री फर्स्ट सेकंड ग्रेड में, उसमें सही था आंसर इसका। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आई? ये तो सही है सवाल। देखो वांट ऑफ फैक्टर आई का फॉर्मूला बताया था मैंने। आई बराबर होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान बराबर प्रेक्षित सीपी बटा परिकलित सीपी। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसमें आपकी दिक्कत ये आई, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड है और ये क्या है? फोर्थ। ये दिक्कत आई होगी आपकी, है ना। तो ए मिला थर्ड से, तो ए मिला थर्ड से, ए देखो थर्ड में किस में मिल रहा है, तो ये तो कट गया। देखो बी केएफ क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो बी मिला फर्स्ट से, तो बी मिला फर्स्ट से, तो ये दो ये कट गया। अब देखो समान परासरण दाब वाले आइसोटोनिक, तो सी मिला सेकंड से, तो सी मिला सेकंड से, तो ये कट गया। तो आंसर हो गया पहला। तो ए में थर्ड हो गया, देखो सही है ना, बी में फर्स्ट हो गया, सी में सेकंड हो गया, और डी स्थिर क्वाथी
ये देखो वाष्प के समान संघटक युक्त विलयन, सही बात है। स्थिरक्वाथी मिश्रण क्या होता है? कुछ ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संगठन समान रहता है। मतलब जब दोनों एक साथ उबलेंगे ना, तो विलयन में जो घटक होंगे वही घटक किस में होंगे? वाष्प में होंगे। आदर्श में कैसे सेम होते हैं? नहीं, आदर्श विलयन तो अलग होता है। आदर्श विलयन का मतलब होता है जिसमें विलेय और विलायक के मध्य लगने वाला अन्योन्य आकर्षण बल विलेय विलेय विलायक विलायक के क्या होता है? समान होता है। नहीं नहीं, यहाँ पर दोनों घटक एक साथ उबलते हैं, वहां पर ऐसा थोड़ी है कि आदर्श विलयन में घटक एक साथ उबलेंगे, ऐसा नहीं है वहां पर। नेक्स्ट देखो, ये तो वही आ गया, आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान, तो ये गलत हो गया। प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म बटा परिकलित, तो ये गलत हो गया। तो 1 और 3 सही होगा, तो 1 और 3 दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, सही है ना? देखो स्थिरक्वाथी मिश्रण होता है ना, स्थिरक्वाथी मिश्रण क्या होता है? कुछ ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिसमें दो घटक होंगे और दोनों घटक युक्त मिश्रण को जब आप बॉईल करोगे ना, तो दोनों एक साथ बॉईल करेंगे, और दोनों एक साथ अगर बॉईल करेंगे तो इस विलयन में अगर मान लो A और B है, तो इसकी जो वेपर बनेगी उसमें भी क्या होगा? A और B। और इस प्रकार के मिश्रण को प्रभाज्य आसवन के द्वारा अपन पृथक नहीं कर सकते। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण, और एक को हम कहते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण। अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसका क्वथनांक इसमें उपस्थित घटकों के क्वथनांक से क्या हो? ज्यादा। और इसमें क्या होता है? कम होता है। अब अगर देखो क्वथनांक ज्यादा है ना, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम। और वाष्प दाब कम होने की वजह से राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे, और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक। और ऋणात्मक विचलन का जैसे एक उदाहरण है HNO3 प्लस H2O, एसिड वाले होते हैं, मैंने आपको टेबल लिखवा रखी, याद कर लेना उसको अच्छे से। तो देखो HNO3 प्लस H2, और एल्कोहल वाले कौन से होते हैं? पॉजिटिव, C2H5OH प्लस H2। तो आपको है ना स्थिरक्वाथी मिश्रण में ये दोनों एग्जाम्पल याद करने हैं, एक एक याद करने हैं। मैक्सिमम बीपी का तो ये हो गया और मिनिमम बीपी का ये हो गया। अब देखो अगर इसको 68% लिया जाए और इसको 32% लिया जाए, तो ये रेशियो भी याद रखना है। इसका क्वथनांक लगभग 83 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका क्वथनांक 100 होता है। अब जब दोनों को मिला दोगे ना, तो ये 120 के आसपास बॉईल करेगा। कितने पे बॉईल करेगा? 120 के आसपास। तो क्वथनांक बढ़ गया ना। इसका क्वथनांक है ना, ये देखो आरपीएससी पूछ चुकी है क्वेश्चन 2-3 बार। इसका होता है 78.4 के आसपास, और इसका होता है 100 के आसपास, 100 होता है। और दोनों को मिला दोगे ना आप, तो क्वथनांक दोनों घटकों से कम हो जाएगा, और ज्यादा कम नहीं होगा, 78.2 डिग्री सेल्सियस होगा। अब 78.2 डिग्री सेल्सियस, देखो ये आंसर गलत हो गया और ये क्या होगा? इसका सही होगा, क्योंकि 78.5 तो है ना, वो तो किसका है? एल्कोहल का है। एल्कोहल का 78.4, आप कहीं और अलग अलग बुक्स में देखो 78.5 या 78.4 होता है, और 78.2 किसका हो गया? इस मिश्रण का। तो इसलिए कंफ्यूजन हुआ होगा आपके। तो आप याद रखना, क्वेश्चन आरपीएससी पूछ चुकी है, इसका आंसर 78.2 फिक्स है, और जो एल्कोहल है ना उसका 78.4 भी हो सकता है, 78.5, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, देखो एक धातु के लवण के गलित अवस्था में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा 5 घंटे तक प्रवाहित करने पर 22.2 ग्राम धातु प्राप्त होती है। धातु का नाम नहीं दे रखा, धातु का परमाणु भार दे रखा है, और धातु की क्या पूछी है आपसे? ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है। तो देखो जो फेराडे का फर्स्ट लॉ है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो W बराबर होता है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा आप लोगों का, E बटा 96,500
गुणा I गुणा T। अब आपको है ना ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, मतलब आपको है ना VF का मान पूछा है, तो हम जानते हैं E बराबर क्या होता है M बटा VF, और M का मान दे रखा है कितना बताओ 177 है ना, 177 बटा VF। इसका मतलब अगर अपन E निकाल लेते हैं तो अपन यहाँ से VF निकाल सकते हैं, तो E निकालना है ना अपन को, तो E बराबर हो जाएगा, देखो W का मान बोलो, W का मान है 22.2 गुणा 96,500 बटा, है ना, E निकालना है दोनों, I का मान बोलो 2 और T का मान बोलो 5। घंटे में कभी नहीं रखना, मिनट में नहीं रखना, किस में रखना है सेकंड में। इसको सॉल्व करना आप, ये शायद 59.5 के आसपास आना चाहिए, इसको सॉल्व करोगे 59.5 के आसपास आएगा, और इसको आप फिर उसमें डिवाइड कर देना, हाँ 59.5 ही आएगा। तो अब यहाँ पे ना 177 में किसका, सॉरी VF निकालना ना आपको, तो VF सॉरी E बराबर होता है M बटा VF, तो VF बराबर हो गया M बटा E। M का मान कितना है 177 और VF का मान बोलो 59.5। सॉल्व करोगे ये लगभग 3 आएगा, है ना, इसको 180 मान लो, इसको 60 मान लो, तो 3 के आसपास देख लो, तो ये उत्तर हो गया इसका। इसमें क्या दिक्कत आई, ऐसे ही चलो। ये क्वेश्चन देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है। 4 मोल जल के 4 एम्पियर की विद्युत धारा से पूर्णतः विघटित करने में कितने समय की आवश्यकता होगी, समय पूछ रहा है। तो देखो पहले आप है ना जल का फॉर्मूला लिख लो H2O, और उसका जब विघटन करवाओगे आप, तो आप विघटन करवाओगे तो कैसे करवाओगे, H2O टूटेगा H2 प्लस हाफ O2 में, सही बात है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो H2 है ना उसमें 2H प्लस आयन है ना, अरे सही बात, और यहाँ पर जो 2H है वो उदासीन है, इसका मतलब 2H प्लस आयन 2H में बदले, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए होंगे 2। अगर आप ये वाली समीकरण लिखते हो तब तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, और आप मान लो परीक्षा सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन और आपने ऐसे लिख लिया तो उत्तर इससे भी सेम आएगा। तो यहाँ पर कितना H प्लस हो गया 4H प्लस, और यहाँ पर कितना हो गया 4H, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे 4। तो वैसे भी करके देखना आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने यहाँ पर इसका 1 मोल लिया ना, तो अगर मैं मोलों की संख्या में बात करूं तो 4 1 मोल H2O, 1 मोल H2O को विघटित करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई क्या, देखो भाई एक H2O के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल H2O के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 96,500, तो इसका मतलब 2 गुणा 96,500 ये आवेश हो गया, मतलब इतना आवेश चाहिए। लेकिन ये आवेश नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, और 1 मोल के लिए नहीं पूछ रहा है, ये 4 मोल के लिए पूछ रहा है। तो 1 मोल के लिए अगर इतना आवेश चाहिए तो 4 मोल के लिए कितना चाहिए, 4 मोल के लिए इसको गुणा कर दो, 4 गुणा 2 गुणा 96,500 कूलम, ठीक है। अगर आवेश पूछता ना तो उत्तर इसका ये हो जाता। अब ये पूछ रहा है समय, तो आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, Q बराबर क्या होता है IT, और आपको समय पूछ रहा है तो T बराबर क्या होगा Q बटा I। Q का मान कितना है अपने पास 4 गुणा 2 गुणा 96,500, और बट्टा बोलो समय का मान बोलो, सॉरी I का मान बोलो, I कितना है 4 से 4 कट गया, और इसको गुणा करोगे तो 193, ये वाला कौन सा तीसरा उत्तर हो जाएगा शायद, 1 2 3, इसको गुणा कर लेना 2 को किससे 96,500 से, तो उत्तर क्या आएगा भाई 965 गुणा 2 कितना होता है 1930 हो गया, और आगे 2 जीरो लगा देना, तो इसको लिख सकते हैं 1.93 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 और 5। अरे समझ में, वापिस से सुन लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है भाई, 4 मोल जल के 4 एम्पीयर की विद्युत धारा से पूर्णतः विघटित करने में समय पूछा है, आवेश पूछता तब तो उत्तर कितना होता ये हो जाता, और 2 मोल के लिए पूछता तो इसको किससे गुणा करते, और 1 मोल H2 के लिए पूछता तो ये हो जाता उत्तर, ठीक है। और फिर Q बराबर IT से आप आगे करोगे। नेक्स्ट देखो,
अर्ध शेल अभिक्रियाओं के लिए निम्न विभव आपको दे रखे हैं, Mn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mn+3 प्लस इलेक्ट्रॉन Mn+2 से, ये दोनों आपको दे रखे हैं, इनका विभव दे रखा आपको है ना। और इसके लिए पूछा, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा रखा है। जब किसी क्वेश्चन में आपको 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रखी हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है? ट्राइंगल। उस ट्राइंगल में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर है ना जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है उसको लिख लेना है। बताओ Mn+3 है, यहां पे ना मिनिमम लिखनी है। मिनिमम कितनी है बताओ? Mn। और यहां पे लिखनी है बीच वाली Mn+2। ऐसे मतलब कुल मिला के जो आपको इक्वेशन बनानी है यहाँ पे वो रिडक्शन की फॉर्म में बनानी है, क्योंकि हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल कुछ नहीं कहा जाए तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? अपचयन विभव होता है। इसलिए अपचयन, अगर आप ऑक्सीकरण के रूप में लिख लोगे ना इनको, मान लो आपने ऐसे लिख लिया Mn से Mn+3 और बीच में Mn+2 कर दिया, तो आपका उत्तर जो आएगा उसका लास्ट में आपको निशान बदलना पड़ेगा। तो निशान बदलने के लिए यहाँ पर ना बदलना पड़े इसलिए अपन उसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 3 का। यहाँ पर कितने का हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर कितने का हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं ना, आपको यहाँ पे लिखना है N1E1, ठीक है, यहाँ पे लिखना है N2E2 और यहाँ पे लिखना है N3E3। ये याद रखना है डायरेक्ट। और एक नियम होता है हेस का नियम, लेकिन वो आप डायरेक्ट ऐसे याद रखें कि N1E1 का जो मान है ना, N1E1 का जो मान है वो बराबर होगा N2E2 प्लस बोलो N3E3। अब N1 का मान देखो, ये N1 है 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे लिख दो 3। अब E1 का मतलब है +3 से 0 का विभव। +3 से 0 का विभव दे रखा है क्या? देखो ये रहा, नहीं पूछा है, +3 से 0 का विभव पूछा है, तो आप यहां पे लिखेंगे E1। E1 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब N2 का मान बोलो 1। E2 क्या है देखो, +3 से +2, +3 से +2, ये रहा, ये रहा। उसको ध्यान से पढ़े, परीक्षा में गलती हो जाती है। इसका ये मान ये नहीं है, इसका मान ये रहा 1.51। सही है ना? लिख दो 1.51 प्लस N3 बोलो, N3 कितना है? 2। और E3 बोलो, E3 क्या है? +2 से 0, +2 से 0, +2 से 0 रिडक्शन की फॉर्म में। और ये कितना है? -1.18। तो ये हो गया 3E1 बराबर 1.51। ये माइनस का हो जाएगा 2.36 हो गया क्या? 2.36। 3E1 इसको 1.51 शायद आना चाहिए, 0.85 माइनस का। तो E1 बराबर बताओ -0.85/3, तो ये आ जाएगा -0.28 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन आपके प्री सेकंड ग्रेड में भी हमने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्लास में मैंने करवा रखा है। 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दे रखी हो तो आपको क्या करना है, तीनों को लिख लेना है। यहाँ पर लिखना है सबसे हाईएस्ट, यहाँ पे लिखना है सबसे लोवेस्ट और यहाँ पे बीच वाली। फिर यहाँ पे याद रखना N1E1, N2E2, N3E3 और जैसा डाटा आपको दे रखा ना उसी के अकॉर्डिंग मान रखना है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मानक वेस्टर्न सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? देखो मानक वेस्टर्न सेल के बारे में बता देता हूँ। मानक वेस्टर्न सेल एक ऐसा सेल है जिस जो ताप से अप्रभावित रहता है। ताप से क्या रहता है? अप्रभावित। स्थिर विद्युत वाहक बल देता है 1.0183 वोल्ट का, और इसका ताप गुणांक का मान भी बहुत कम होता है, -0.12345 वोल्ट पर केल्विन। तो ये आप ध्यान रखें, ताप गुणांक होता है ΔE/ΔT एट कांस्टेंट P। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया। ये देखो इसमें 0 गिनो, 1 2 3, 3 वाला नहीं होता, 2 वाला नहीं होगा, 1 2 3 4। ये क्या चक्कर यार,
माइनस 0 1 2 3 4 5, ये 2 हो गए क्या उत्तर? अच्छा, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अंतर है। ये अपन ने अभी किया था ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखो क्या पूछा है आपसे, उपरोक्त आपको क्या दे रखा है कि कॉपर प्लस अस्थायी होता है, इसका एक साथ निम्न अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण भी होता है, ऑप्शन भी होता है। ये अभिक्रिया दे रखी है, कॉपर प्लस इज इक्वल टू कॉपर प्लस 2 प्लस बोलो कॉपर, है ना। इस अभिक्रिया के लिए आपको ई नोट सेल का मान पूछा है, और आपको ई नोट कॉपर प्लस 2 कॉपर 0.34 वोल्ट और ई नोट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर प्लस 0.15 वोल्ट दे रखा है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। आप इसको तो छोड़ो एक बार, आप मुझे ये बताओ, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन। इसका मतलब ये तो हो गया आपका एनोड और ये क्या हो गया आपका कैथोड। तो हमें ई नोट सेल निकालना है, देखो ई नोट सेल निकालना है हमें, और मैंने आपको बताया था ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब बताओ कैथोड रिडक्शन वाला होता है ना, तो रिडक्शन कौन सा है, ये है ना, ये रिडक्शन है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल रखो ई नोट कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर। देखो कॉपर प्लस से कॉपर में जा रहा है तो ऐसे लिखेंगे रिडक्शन की फॉर्म में, माइनस एनोड, देखो ये रहा, ये एनोड है, लेकिन एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है, तो ई नोट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक बोलो कॉपर प्लस, देख लेना एक बार। अब आप ये देखो, आपको है ना, देखो ये इसमें से कोई मान दे रखा है क्या, देखो आपको ये कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर, ये मान दे रखा है क्या, देखो नहीं दे रखा। कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर प्लस दे रखा है क्या, कितना दे रखा है, तो इसको तो ऐसा खाली छोड़ दो एक बार, यहाँ पे कितना लिख दो 0.15। अब आपको ये मान निकालना पड़ेगा, समझ में आ रही है, और ये मान कहां से निकलेगा, उस ट्राइंगल से। तो एक बार अपन कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगी। देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कॉपर प्लस 2, लोवेस्ट बोलो कॉपर, और बीच वाली बोलो कॉपर प्लस, सही है। N1 E1, N2 E2 और N3 E3। समीकरण लिखेंगे N1 E1 बराबर N2 E2 प्लस N3 E3। अब बताओ N1 का मान बोलो 2, E1 का मान बोलो, कॉपर प्लस 2 से कॉपर दे रखा है 0.34, अरे सही है कि नहीं है, अरे बोलो सही है। N2 का मान बोलो, N2 कौन सा है, ये रहा 1। E2 दिया हुआ है क्या, प्लस 2 से प्लस 1, प्लस 2 से प्लस 1 दिया हुआ है, कितना 0.15, प्लस N3 का मान बोलो कितना हो गया बताओ 1। E3 का मान बोलो, निकालना है E3 निकालना है, तो यहां से E3 निकाला, E3 बराबर हो जाएगा 0.68 होगा ये माइनस 0.15 और 68 58 और ये 0.53 आएगा, इसको यहाँ रख दो, और 0.53 में से 0.15 वोल्ट घटाओगे तो आएगा 0.38। समझ में आ गई ना। नेक्स्ट देखो, अरे ऐसे ही कर देने लाएगी, आ गया वास्तव में आ गया, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का सेल विभव ज्ञात करो। ई नोड सेल आपको दे रखा है, अभिक्रिया दे रखी है Mg प्लस 2 Ag प्लस, ये आपका सांद्रता है Mg प्लस 2.130 वोल्ट हो रही है। देखो n का मान बोलो पहले कितना आएगा 2, है ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं 2, और ये कितने ले रहा है 2। फॉर्मूला लगाओ, नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल बराबर ई नोट सेल, ई नोट सेल का मान बोलो, ई नोट सेल माइनस 0.06 कर दिया करो, है ना यहाँ पे, बटा n log p बटा r। p देखो एक तो ये हो गया, इस p का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी सांद्रता कितनी आएगी 1, और एक ये हो गया, तो बताओ एक तो Mg प्लस 2 की सांद्रता बट्टा बोलो Ag प्लस की सांद्रता का बोलो स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अब अपन मान रखते हैं, तो ई सेल बराबर बोलो 3.17 माइनस 0.06 बटा 2 लोग 0.06
130 सही है, बटा बोलो देखो 1 2 3 4, 10 की घात -4 और स्क्वायर करोगे 10 की घात -8 सही है, और 10 की घात -8 आ गया, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं 0. ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो देखो कैसे करेंगे इधर। देखो ऐसा सवाल होता है ना, उसमें अमूमन आपको log 13 का मान दिया हुआ आएगा, इसमें हमने नहीं दिया क्योंकि मैंने आपको क्लास में करवा भी रखा था, और अगर नहीं भी दे रखा हो ना तो log 12 निकाल के थोड़ा सा बढ़ा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो log कितना आ रहा है, वो इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 10 की घात -2 ऊपर वाले को, और नीचे है 10 की घात -8, तो log 13 गुणा 10 की घात 6, log 13 इसको लिख सकते हैं 6 log 10, log 13 का मान लगभग 1.11 होता है प्लस 6, तो ये हो गया 7.11, बस अब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आ गया, इसकी जगह लिख रहा हूं मैं ना, बताओ ये कितना हो गया 7.11, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 0.03। अब इसको घटा लेना, तो घटाओगे तो देखो आंसर एक ही दिख रहा है, करने की जरूरत नहीं है। तीसरा किसकी किसके आगे, हाँ ये गलती है इसमें, ये अंडरस्टूड है ना आपने, यहाँ पर तो चल जाएगा, एग्जाम में सही कर लेना इसको, आए तो बोल्ट नहीं है, बोल्टता ही होगी। अच्छा इस वजह से इसमें आपने ऑब्जेक्शन लगाया, चलो कोई बात नहीं, ये गलती से लिखा हुआ था इसमें, ये मैंने भी अभी ध्यान दिया, मैं तो मोलरता ही समझ रहा था इसको, आपने कहा ना इसलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ई नोट सेल से थोड़ा सा कम आंसर कर दो, ई सेल आंसर सही जाएगा, हाँ सही जाएगा क्योंकि वो घट रहा है ना उसके अंदर। अब कंफ्यूजन नहीं है ना, वोल्ट नहीं है वो मोलरता ही है। इसमें क्या है बता दो आप पहले, या फिर मैं कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? पहले जैसे मैं इसमें पूछ लेता ना आप लोगों से, तो आप पहले कह देता, मैं पहले से ही कर देता उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो के क्यू का फॉर्मूला याद करो, क्या पूछा है आपसे, साम्य नियतांक, साम्य नियतांक बताओ, के क्यू बराबर बोलो एंटी लोग ई नोट सेल इंटू बाई एन बटा बोलो 0.0591। अब एक बात और याद रखना, मैंने हालांकि क्लास में बताई थी, हो सकता है भूल गया हो, 1/0.0591 है ना, वो 16.92 होता है, मैंने क्लास में बता भी रखा होगा शायद। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, के ई क्यू बराबर एंटी लोग बोलो 16.92 गुणा ई नोट सेल गुणा एन, बताओ एंटी लोग 16.92, ई नोट सेल का मान बोलो 0.46 और एन का मान बोलो 2। इसको सोल्व करोगे, अब सोल्व आप करना, ये क्लास में भी करवा रखा है सवाल, 12.56। अब इसका एंटीलॉग निकालो, 12.56 नहीं आएगा, 15.56 आएगा, सॉरी 15.56। यहां से किसी को एंटीलॉग निकालने में दिक्कत है क्या? पॉइंट के बाईं ओर वाली संख्या को 10 की घात में ले जाओ, पॉइंट के बाईं ओर वाली संख्या कितनी है 15, अब 10 की घात में देखो 15 किस में आ रहा है, अब ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया था तो चारों ही है ना, 10 की घात 15 कर दिए थे, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि 3 में कुछ और घात हो तो क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है। अब 0.56 जिसका लोग है ना वो यहाँ पे लिखना है, तो देखो 10 की घात 15 0.60 20 4 का होता है, तो 0.56 4 से थोड़ी सी छोटी संख्या, तो 3.9 के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट, जिंक सल्फेट के विलयन में 5 एम्पीयर की धारा 40 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, कैथोड पर जमा जिंक होगा। देखो फॉर्मूला लगाओ फैराडे के वैद्युत अपवर्तन का प्रथम नियम, E बटा 96,500 गुणा I गुणा T। E का मान बोलो, निकालना पड़ेगा। E क्या होता है बताओ? E होता है अणुभार या फिर जो परमाणु, उसका परमाणु भार बटा VF। अब जिंक का कितना होता है?
65 लगभग। अब इसमें है ना, इस क्वेश्चन में भी हो सकता है आपको जिंक का परमाणु भार दिया हुआ आ जाए। तो बताओ 65 बटा 2 सही है ना, गुणा 96,500 गुणा आई का मान बोलो 5 और टी का मान बोलो 40 गुणा 60 गुणा 60। इसमें तो मेरे हिसाब से गलती नहीं है क्वेश्चन में। क्या अच्छा मिनट में ही है क्या? 40 गुणा 60। इसमें कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? सही आ रहा है आंसर? कर लोगे मेरे हिसाब से। ये तीसरा चौथा उत्तर है क्या? चौथा ही है ना? चौथा ही है इसका, देख लेना एक बार। चौथा उत्तर नहीं हो तो बता देना। 4.06 के आसपास आएगा। जिंक का परमाणु भार अगर आपको याद नहीं हो तो याद कर लेना, क्या पता लिखा हुआ ना आए, क्योंकि किसी एग्जाम में आया क्वेश्चन था। तो आप 65 याद रखना, निकल का भी याद रखना 58.5। नेक्स्ट निकल वाला क्वेश्चन है, इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा। इस क्वेश्चन में देखो W बराबर 58.5 बटा 2 गुणा 96,500। आई का मान बोलो 5 और 20 गुणा 60। इसको सॉल्व कर लेना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा उत्तर दूसरा उत्तर है 1.81 के आसपास आ रहा था। एक्चुअल में क्या होता है, ये 58.69 ऐसे कुछ होता है, इस वजह से वो एग्जैक्ट उतना आता है, तो 1.8 के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है पहले बताओ? नहीं है ना दिक्कत? अच्छा एक्स्ट्रा आपके अलावा, हाँ वो वरना तो वो 5-7 क्वेश्चन होते हैं। कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। देखो इसमें ध्यान रखना, एक ही बात ध्यान रखना, इसमें आपसे ना ऑक्सीकरण विभव पूछा है, तो जो उत्तर आएगा ना उसका निशान बदलना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है E बराबर -0.0591 गुणा pH। ये सूत्र याद करें, लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो -0.0591 गुणा pH का मान बोलो कितना है 10, तो ये आ गया -0.591 और ऑक्सीकरण विभव कितना हो जाएगा 0.591। तो उत्तर हो गया तीसरा। देखो AlCl3 का KsP दे दिया आपको। संतप्त विलयन में Cl माइनस आयन की क्या पूछी है आपसे? सांद्रता पूछी है। तो AlCl3 को पहले ब्रेक करो, Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस, इसकी विलेयता अगर S तो इसकी S और इसकी कितनी 3S, तो KsP बराबर S 3S का बोलो क्यूब 27S4 बराबर क्या हो गया KsP। अब ध्यान रखना, विलेयता अलग चीज होती है और सांद्रता अलग चीज होती है। आपसे विलेयता नहीं पूछी, आपसे क्या पूछी है? सांद्रता पूछी है। तो विलेयता निकालने के बाद में सांद्रता कैसे निकालेंगे? देखो यहां से पहले S का मान निकालो, S बराबर KsP बटा 27 की पावर 1/4। बताओ KsP का मान कितना है? 27 गुणा 10 की घात -24 कर दो उसको, बटा बोलो 27 की पावर 1/4, 10 की घात -24 की पावर 1/4, तो 10 की घात माइनस क्या हो गई 6। अगर आपसे विलेयता पूछता ना तो उत्तर कितना आता? 10 की घात -6। अब ये कह रहा है Cl माइनस आयन की सांद्रता बताओ। तो इस इक्वेशन को देखो आप, Cl माइनस आयन की जो सांद्रता है ना वो विलेयता की 3 गुणे के बराबर है, तो 3 गुणा 10 की घात -6। तो दूसरा उत्तर हो गया ना। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ऐसा पूछ रहे। एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित की जाती है, तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? तो देखो फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर होता है IT। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, Q बराबर होता है Ne, ये भी लिखवा रखा है फॉर्मूला IT। ये तो NCERT का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कैसा। N का मान पूछा है, तो IT बटा E। I का मान 0.5, समय 2 गुणा 60 बटा बोलो E का मान बोलो 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसको सॉल्व करना आप,
मैं आंसर बता देता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसका आंसर निकाल के देखा हुआ है 22.50 गुणा 10⁻21 -21। चौथा उत्तर है क्या? सॉरी +21, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये राकेश सर का क्वेश्चन है। ये आ गया। इसमें बताओ दिक्कत है क्या? देखो आपको है ना, ये क्वेश्चन जो है इजी है वैसे। इसमें दूसरा पार्ट है ना, इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत महसूस हुई हो। रासायनिक अभिक्रिया 4A + 3B से बन रहा है 6C + 9D के लिए C के बनने की दर आपको दे रखी है। अच्छा, C के बनने की दर का मतलब समझते हो? आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है +dC/dt। मैंने आपको बताया था जब भी विलुप्त होने की या बनने की दर लिखनी हो तो गुणांक को बट्टे में नहीं लेते हैं। तो +dC/dt का मान दे रखा है कितना बताओ? 6 × 10⁻²। और A के विलुप्त होने की दर, A के विलुप्त होने की दर का मतलब है -dA/dt बराबर कितना है बताओ? 4 × 10⁻²। अब आपसे पूछ रहे अभिक्रिया की दर बताओ, तो ROR पूछिए, तो ROR निकालनी है आपको। तो ROR निकालने के लिए देखो क्या करोगे आप या तो पूरी समीकरण लिखो, या आप सीधा ही सोच सकते हो कि भाई आपके पास dC/dt का मान है, और dC/dt में अगर अपन अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो 1/6 आएगा, और वो 6 किससे गुणा हो जाएगा? ROR से। तो 6 × ROR, सॉरी 6 × dC/dt। एक सेकेंड देखो, ROR निकालनी अपन लिख लेते हैं ताकि प्रॉपर समझ में आ जाए। -1/4 dA/dt -1/3 dB/dt भाग देना पड़ेगा +1/6 dC/dt +1/9 dD/dt भाग देना पड़ेगा, गुणा नहीं होगा। ROR पूछिए, तो देखो आपके पास dC/dt है, तो ये रहा dC/dt, और इसमें 6 का भाग देते ही बताओ ROR आ जाएगी। इसमें 6 का भाग दो तो ROR बताओ कितनी आई? 10⁻²। और इससे निकालोगे तो भी इतनी आएगी देखो, क्योंकि जब A वाले से निकालोगे तो 4 का भाग लगेगा। ठीक है, ROR आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि 10 सेकंड के अंतराल में B के विलुप्त होने की मात्रा बताओ, तो B के विलुप्त होने की मात्रा का सूत्र बोलो, dB/dt। ये देखो dB/dt यहां से अगर अपन निकालें, यहां से निकालें तो 3 × ROR होगा, 3 × ROR, 3 × 10⁻²। अब देखो dB/dt का मतलब क्या? प्रति समय इतना विलुप्त हो रहा है, प्रति मिनट इतना विलुप्त हो रहा है, dt का भाग लग रहा है। लेकिन ये प्रति मिनट नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है 10 मिनट में बताओ, तो इसको 10 से गुणा कर दो। समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा 30। कौन सा उत्तर होगा? पहला ही होगा क्या? 30, पहला ही हो गया क्योंकि इसमें 10 लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो, इसमें भी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैं आपको एक बताऊं, क्या मैंने आपको लिखवा भी रखा है, संतृप्त विलयन की जो सांद्रता होती है ना, वही उसकी विलेयता होती है। संतृप्त विलयन की सांद्रता ही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। यानी संतृप्त विलयन की मोलरता ही उसकी विलेयता है। संतृप्त विलयन के लिए मोलरता और विलेयता के मान बराबर होते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, 25 डिग्री सेल्सियस पर AgCl के संतृप्त विलयन की, संतृप्त विलयन का मतलब हो गया, अब चाहे आप मोलरता निकाल लो और चाहे आप विलेयता निकाल लो, सेम ही उत्तर आएगा। कि विशिष्ट चालकता मतलब कापा आपको दे दिया, λAg+ दे दिया और λCl- दे दिया, तो 25 डिग्री सेल्सियस। विलेयता पूछिए, मतलब आपको मोलरता निकाल लोगे ना तो वही विलेयता होगी। और फॉर्मूला बताओ क्या होता है? λm बराबर कापा गुणा 1000/m। λm का मान निकालना पड़ेगा आपको, इन दोनों को जोड़ लो, बोलो जुड़ेगा ना? तो 62.3 और 67.7 को जोड़ोगे तो 130 आएगा। कापा बोलो 3.4 × 10⁻6 गुणा 1000। अब यहाँ भाई क्या है? m, और ये m है ना, यही s है।
अरे समझ में आ गया क्या? तो यहां से आप S निकाल लेना, तो बताओ S बराबर आएगा 3.4 गुणा 10 की घात -6 गुणा 1000 बटा 130। इसका आंसर जो करेक्ट था वो था 2.6 गुणा 10 की घात -5। पहला उत्तर होना चाहिए। अब सॉल्व गणित आप अपने आप करके देख लेना। चलो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखो, के क्यू पूछा है, तो के क्यू बराबर एंटी लोग 16.92। मैं आपको सलाह देता हूं कि जब भी आए ना तो आप इस फॉर्मूले का ज्यादा प्रयास करें यूज करने का, क्योंकि इसमें क्या है कि माथापड़ी नहीं होती कई बार, उसमें क्या भाग देना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओ और वो लगाओ तो आप अटक जाओगे, क्योंकि इसमें भाग देना पड़ेगा। देखो कैसे, एंटी लोग 16.92 गुणा बोलो ई नोट सेल कितना है 1 और एन का मान कितना है 2। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा 33.84 के आसपास। अगर मान लो इसी में आपने ये फॉर्मूला लगाया होता, ई नोट सेल कितना है 1 2 बटा 0.0591, तो यहाँ पे 2 में इसका भाग देना पड़ता, आता तो वही, लेकिन उसमें आपको पता अटक जाता है यार, भाग कौन देगा इतना लंबा चौड़ा, बाद में करेंगे। गुणा करना आसान होता है किसकी तुलना में, भाग की तुलना में। अब इसमें आपको समस्या है क्या, पहले बताओ मुझे। अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। देखो कायदे से है ना, इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था भाई, इसको आप राउंड फिगर में करोगे तो कितना होना चाहिए 34, है ना। अब अपन क्या करेंगे, चलो इसको छोड़ो एक बार, इसको यहाँ पे आ जाते हैं। अपन क्या करते हैं, पॉइंट के बाईं ओर वाली संख्या को 10 की घात में लेते हैं एंटी लॉग निकालने के लिए। अब 0.84 किसका लॉग है, किसका है, लॉग 7 0.845, इसका मतलब 7 का हो गया, तो यहां पर क्या आना चाहिए 7। अब इसमें एक्चुअल में क्या है कि इसको, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 33.84 है ना, इसको लगभग कितना माना गया है 33, समझ में आ गई। और 33 मानने के बाद में तो यहाँ पे कितना आ गया 33, आगे कुछ है नहीं तो कितना आ गया 1। तो बताओ आंसर इसका, शायद की में तो ये दे रखा होगा, है ना। अब आपको मैंने इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। अगर मान लो, मेरी बात सुनो, 33.84 एग्जैक्ट निकालना हो तो यहाँ पर कितना आएगा 10 की घात 33, फिर ये 0.84 किसका है 7 का, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन इसमें 7 को इसने उड़ा दिया है, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसमें 10 की घात 33 से दे रखा था, तो फिर आपको दिमाग लगाना है भाई, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, तो लगभग फिर ये आंसर जाएगा। और ये गलत नहीं है, सही है आंसर क्वेश्चन ये। लेकिन बेटर क्या होता है कि एक ऑप्शन और होता, उसमें या तो 34 होता पूरा पूरा, या क्या होता 7 गुणा 10 की घात 33 होता। देखो लैम्डा एम और रूट सी के मध्य वक्र पूछा है आपसे। देखो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात पढ़ी होगी कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, इन दोनों में आकार पोटेशियम का बड़ा होता है ना, नीचे जाते हैं तो आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। सोडियम का आकार पोटेशियम की तुलना में कम होने की वजह से उसका जल योजन ज्यादा होता है। जल योजन क्या होता है ज्यादा, और जल योजन ज्यादा होने से उसकी गतिशीलता है ना वो कम हो जाती है। गतिशीलता क्या हो जाती है कम, और गतिशीलता कम होती है ना उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो सोडियम और पोटेशियम में ज्यादा चालकता किसकी है, पोटेशियम की। और चालकता अगर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं मोलर चालकता भी ज्यादा होगी, किसकी, पोटेशियम की ज्यादा होगी, किससे, सोडियम से। तो इस बात को अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ध्यान से देखो, आप इस वक्र को देखो, इसमें देखो NaCl की चालकता ज्यादा हो रखी है, KCl की क्या हो रखी है कम। इसमें देखो KCl की ज्यादा है
और NaCl की इधर देखो, अपन देखें यहाँ से KCl ऊपर जा रहा है और ये NaCl ऐसे जा रहा है, लेकिन इसमें दोनों एक वक्र एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। इसका मतलब कम ज्यादा हो रही है। शुरू में देखो NaCl की ज्यादा है, बाद में क्या हो गई, कम। ऐसा थोड़ी हो सकता है, या तो ज्यादा ही रहेगी या क्या रहेगी, कम। इसका मतलब काटने वाले ग्राफ तो बिल्कुल क्या हो गए, गलत। भाई या तो एक की ऊपर ही होगी लाइन, एक की क्या होगी, नीचे। अब इसमें देखो आप, NaCl का ग्राफ ऊपर दे रखा है और KCl का क्या है, नीचे। इसका मतलब ये कह रहा है कि NaCl की चालकता ज्यादा और KCl की क्या है, कम। और इसमें देखो KCl की ज्यादा और NaCl की क्या है, कम। तो आंसर क्या होगा, चौथा। नेक्स्ट, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखवा रखा है अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। और जिस अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य जितनी ज्यादा होती है ना, उसका आयनन भी उतना ही ज्यादा होगा, और आयनन अगर ज्यादा होगा तो उसकी चालकता भी क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा चालकता हो गई फॉर्मिक एसिड की, ए की, फिर हो गई सी की, और फिर क्या हो गई, बी की। तो ACB इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कथन अणु संख्य गुणधर्म के प्रभाव को बताता है। देखो एथेनॉल लिक्विड होता है और ये भी लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड, क्वथनांक बिंदु कम हो जाता है। लिक्विड लिक्विड, वाष्प दाब कम हो जाता है। नेफ्थलीन है ना, कपूर होता है, कपूर के टाइप का होता है, मतलब एग्जैक्ट कपूर तो नहीं होता लेकिन कपूर की तरह होता है। बताओ ये सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड। और ये देखो टोलुइन भी है ना, लिक्विड ही होती है, और ये भी क्या है, लिक्विड। अब ध्यान से पढ़ो कि सर हमारे पास सामने क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम कैसे करेंगे। एथेनॉल के योग से शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु कम हो जाता है। लिक्विड को लिक्विड में मिलाने से कभी भी क्वथनांक में कमी नहीं आती है, ऐसा थोड़ी पड़ा है। सॉलिड को मिलाते ना तो फर्क पड़ता है। वाष्प दाब कम होता है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। नाइट्रिक अम्ल, यह भी लिक्विड लिक्विड वाला केस हो गया। तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन, सर हमें क्या पता टोलुइन लिक्विड है, हमें क्या पता टोलुइन लिक्विड है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि नेफ्थलीन सॉलिड होता है, तो आप इससे आंसर लगा सकते हैं। तो बताओ नेफ्थलीन के योग से शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3। तो ये माइनर नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन थे। अब इसके आगे के अपन कल कर लेंगे।